वो हमने आइडेंटिफायर से अगला टॉपिक किया था। आज हम वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपकी फिजिक्स में आप लोग वेरिएबल एंड कांस्टेंट पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी सेम लैंग्वेज में वो सेम ही कंसेप्ट है जो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा या मैथ में पढ़ा। वेरिएबल ऐसी वैल्यू जिसको आप चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एंड कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो बेटा सिंपली वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक आइडेंटिफायर ही है। आपके पास जितनी डाटा टाइप होंगे उतने ही टाइप के वेरिएबल भी होंगे और उतने ही टाइप से आप इसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं। जैसे कि आपने लास्ट टाइम डाटा टाइप में पढ़ा पिछले लेक्चर में कि इंटीजर है, फ्लोट एंड कैरेक्टर है। अब अगर आपके पास ये वेरिएबल है, अब इस वेरिएबल को आप अगर डिक्लेयर करवा रहे हैं या इसको आप कैसे मेमोरी में एलोकेशन करेगा, तो बेसिकली तीन चीजें होंगी किसी भी वेरिएबल के लिए। नेम ऑफ द वेरिएबल जो कि नाम होगा उस वेरिएबल का, उसके बाद कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल जो उसको वैल्यू इनिशियलाइज करवाएंगे, और एड्रेस ऑफ द वेरिएबल के मेमोरी में वो कहां पर पड़ा हुआ है। तो ये तीन चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होगा, आपके पास कंप्यूटर मेमोरी कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा। जैसे कि आपने देखा कि इंटीजर आपके पास 2 बाइट्स लेगा और उसके बाद उसकी जो सब कैटेगरीज हैं कुछ 4 बाइट्स लेंगी, कुछ 8 बाइट्स, इस तरह फ्लोट आपके पास 4 बाइट्स लेगा। तो ये कंप्यूटर मेमोरी की एलोकेशन है इसके अंदर। ठीक है बच्चे, तो ये तो सिंपल वेरिएबल होगा। वेरिएबल है क्या चीज, इसको हम फ्यूचर के अंदर डिस्कस भी करेंगे कि वेरिएबल को किस तरह हम यूज करेंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर। बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरफ हम आएंगे। पहले वेरिएबल को डिक्लेयर हमने देख लिया कि वेरिएबल ऐसी वैल्यू जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आप चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरफ। डिक्लेरेशन क्या है? वेरिएबल की डिक्लेयर करना। वेरिएबल को डिक्लेयर का मतलब कि उसको डाटा टाइप बताना और उसका नाम बता देना। 2 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। डाटा टाइप क्या होगी आपके पास और उसका नाम क्या होगा। जैसे कि हमने डाटा टाइप बता दिया ये इंटीजर होगा, और वेरिएबल आपके पास क्या है, उसका नाम क्या होगा, मार्क्स। अब ये इंटीजर और मार्क्स क्या हो गया, मार्क्स इसका नेम हो गया वेरिएबल का, और क्या है कि मेमोरी एलोकेशन 2 बाइट्स हो गई यहाँ पर। ये जो कंप्यूटर की मेमोरी एलोकेशन है, ये एड्रेस ऑफ द मेमोरी के अंदर ये यहाँ पर एक स्पेसिफिक बॉक्स बनेगा। उसके बाद क्या है कि जब हम इसकी ये वैल्यू को इनिशियलाइज करवाएंगे तो वहां पर ये 10 आ जाएगा। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा भी। रूल्स फॉर द डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स, ये जो नाम आप लोग लिखते हैं इसकी कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है कि आप सिंपल से रूल है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि आप इसको इंटीजर वैल्यू से, न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं करेंगे, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे आप इसको, यानी कि ये तो अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे इससे, या आप इसको अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, ये बेसिक रूल है इसके। तो मोस्टली आप अंडरस्कोर से भी अवॉइड करेंगे, तो आप अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी उसकी दे सकते हैं। ये रूल है चंद जो आपकी बुक में दिए गए हैं। उसके बाद आप रिजर्व वर्ड जो हमने डिस्कस किए तो उसको एज अ वेरिएबल हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, उसके बाद आप आगे जाएंगे, रिजर्व वर्ड को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, और क्या करेंगे आप अपर एंड लोअर केस दोनों यूज कर सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, स्पेशल सिंबल भी आप इसको अवॉइड करेंगे, स्पेशल सिंबल यूटिलाइज नहीं करेंगे इसके अंदर। तो सिंपली जिस तरह अगर मेरा नाम है तो मेरे नाम को अगर आप नाम लेने की बजाय मुझे 1 2 3 कहना शुरू कर देंगे तो इट्स नॉट गुड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे। तो ये रूल्स हैं जो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। वही रूल है जो डेली लाइफ में आप किसी का नाम डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो बच्चे क्या हो गया, वेरिएबल का आपको पता चल गया। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन मैंने आपको बता दी, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन थी। रूल बता दिया आपको, 5-7 रूल है, मैंने आपको एक दफा ओवरव्यू करवा दिया रूल्स का। अब हम नंबर नेक्स्ट चलेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की तरफ, कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है आपके पास। अब आपने वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करवाया, यानी कि उसको मेमोरी एलोकेट कर दिया, इंटीजर टाइप था और वो कितने बाइट्स लेगा वो आपने डिक्लेयर करवा लिया। अब आपने जब इसको डिक्लेयर करवा दिया, दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन है आपके पास। इनिशियलाइजेशन का मतलब है उसको उस वैल्यू देना। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम इसको इनिशियलाइज करवाएंगे तो कंटेंट्स इसकी जगह पर आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर क्या है, दिस इज दी असाइनमेंट ऑपरेटर। आपने इसको 10 दिया तो ये असाइनमेंट इधर जाकर ये ऑपरेटर मार्क्स की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो आपने वेरिएबल को नाम दिया उसकी जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर आप उसको कंटेंट्स को रखवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपली इनिशियलाइजेशन हो गई वेरिएबल की। इसी तरह इनिशियलाइजेशन फ्लोट की भी होगी, और इसी तरह इनिशियलाइजेशन किसकी होगी आपके पास, इसी तरह इनिशियलाइजेशन कैरेक्टर की भी होगी। तो अगर फ्लोट को आप लेंगे तो सिंपली फ्लोट क्या होगा, ये फ्लोट होगा आपके पास। फ्लोट आपने एवरेज से ले लिया, ठीक है, एवीजी का एक वेरिएबल खुद से आपने डिक्लेयर करवा दिया। अब इस एवीजी को जब एवरेज आप कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ सब्जेक्ट होंगे, उसकी आपने जैसे कि सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2
और आप डिवाइडेड बाय कर देंगे इसको 2 से, तो इसका ये एवरेज निकल कर आपके पास आ जाएगा। तो ये एवरेज क्या जाएगा यहाँ पर, अब सेम है आपके पास, ये फ्लोट है आपके पास। अब फ्लोट क्या है, सेम डिक्लेरेशन की फ्लोट डाटा टाइप थी आपके पास, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। फ्लोट के अंदर एवरेज आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करवा लिया, डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल होगी। उसके बाद बेटा इनिशियलाइजेशन करवाई, कोई हमने 2 सब्जेक्ट लिए, सब्जेक्ट के बाद हमने उनका एवरेज लिया, एवरेज को क्या करवा दिया, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, इस असाइनमेंट ऑपरेटर से एवरेज को रखवा दिया, बाद में हम इसको डिस्प्ले करवा लेंगे। तो ये तो आपने देखा कि वेरिएबल है, वेरिएबल को किस तरह हमने, वेरिएबल को 3 चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, नेम होगा वेरिएबल, कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, कंप्यूटर मेमोरी। बेसिकली ये जो काम हो रहा है सारा कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, आपको इसको वरी करने के लिए जरूरी नहीं है। आपका सिर्फ जो पर्पज है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन के, वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह करना है। ये इन डाटा टाइप है, इसका लिखने का तरीका यही है। अगर आप इसको इस तरह नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगी बच्चे, ठीक है। इंट स्पेस मार्क्स, ये इंटीजर एक क्या है, कीवर्ड्स भी है, डाटा टाइप का कीवर्ड है, इसको आप इसी तरह लिखेंगे INT इन लोअर केस के अंदर। ये यूजर डिफाइन वेरिएबल का नाम है, इसको आप अपर में लिख सकते हैं, लोअर में भी, जैसे मैंने यहां से बताया, रूल फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। इसी तरह फ्लोट डाटा टाइप है, आप जो लिखेंगे इसका नेम लिखेंगे, आपकी मर्जी है, उसको आप कैपिटल में लिखे, स्मॉल में लिखें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इसी तरह कैरेक्टर भी होगा, कैरेक्टर को भी आप डिक्लेयर करवा सकते हैं इस तरह आपने इंट को इसको करवाया, तो मैं आपको बताता हूँ कैरेक्टर को किस तरह डिक्लेयर करवाएंगे। कोई वैल्यू लेंगे कैरेक्टर की, आप तो सिंपली डिक्लेयर हो जाएंगी बच्चे। जैसे कि सपोज के आपने CHAR कैरेक्टर, ये कीवर्ड है डाटा टाइप कैरेक्टर का, आपने इसमें A ले लिया, अभी A टाइप का कैरेक्टर आपके पास डिक्लेयर हो गया। अब आप इस A को कोई वैल्यू असाइन करवाना चाहते हैं, इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं, तो वो क्या हो गया, 10 आपने करवाया तो वो 10 इस A में चला जाएगा। तो पर्पस क्या है, तीनों चारों चीजों का, 3 जो कैरेक्टर टाइप डाटा टाइप थे, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर, तीनों का पर्पस सेम ही है, सिर्फ आपको पता ना डिक्लेरेशन कैसे। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, हाउ टू डिक्लेयर, ये डिक्लेरेशन हो गई आपके पास, ये भी डिक्लेरेशन है, सेम है, इस तरह आपने डिक्लेयर करना। याद रखिएगा जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, डिक्लेरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है, किस तरह उसको वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है। तो वैल्यू को हम 2 तरह से इनिशियलाइज करवा सकते हैं। एक आप इसको कहते हैं डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन, कि जहां पर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं आपने डायरेक्ट वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दे, आप देख रहे हैं मैंने यहीं पे लिख दिया। दूसरी वैल्यू होगी, मैं आपको भी नेक्स्ट लेक्चर में प्रोग्राम लिखकर बताऊंगा, वो यूजर से वैल्यू मांगेगा, आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज लिखा हुआ आएगा, एंटर द वैल्यू, तो आप वहां पर जाकर वैल्यू देंगे। तो दोनों तरह से आप वैल्यू को इनिशियलाइज करवा सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के बाद। नंबर नेक्स्ट बच्चे, हम वेरिएबल हमने डिस्कस कर लिया फिजिक्स में, तो अब हम कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है C++ के अंदर, एक ऐसी चीज है जिसको आप ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी। तो बेसिकली 2 किस्म के कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे अपनी लैंग्वेज में, लिटरल कांस्टेंट एंड सिंबॉलिक कांस्टेंट, ठीक है बच्चे। लिटरल कांस्टेंट आपके पास क्या है, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, हाउ टू डिफाइन द लिटरल कांस्टेंट। मुश्किल नहीं है, लिटरल कांस्टेंट की डेफिनेशन मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। A literal constant is a value that is typed directly in a program. It appears in the program whenever it is needed. Whenever it is needed, तो ये डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर लिखी जाएगी। तो लिटरल कांस्टेंट सिंपली आपके पास देखेंगे, मैं एक लिटरल कांस्टेंट को डिफाइन करने लगा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो लिटरल कांस्टेंट एक इंटीजर, INT इंटीजर, एज, और यहाँ पे मैंने 19 कर दिया और एंड ऑफ स्टेटमेंट। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द लिटरल कांस्टेंट। अब बच्चे जहां पर एज का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ आएगा, उसके अगेंस्ट उसकी एज 90 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये क्या है आपके पास, सिंपल लिटरल कांस्टेंट है, तो एज क्या आ जाएगी, डायरेक्ट वहां पर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह एक लिटरल कांस्टेंट और मैं डिफाइन कर दूं, तो वो सी आउट के अंदर जाके करेंगे। सी आउट सपोज टू बी, ये सी आउट है आपके पास, यहाँ पे आपने ये लिख दिया हेलो, तो ये आपके पास एक लिटरल कांस्टेंट डिफाइन हो गया, ठीक है। तो अब हम लिटरल कांस्टेंट की भी सब कैटेगरीज हैं, लिटरल कांस्टेंट की सब कैटेगरीज, सब टाइप्स हैं, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। ये तो देखें एग्जांपल मैंने आपको इंटीजर कांस्टेंट की दे दी आपके पास, और ये जो एग्जांपल है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल आपके पास इंटीजर कांस्टेंट की एग्जांपल थी इंट एज 19, और जो स्ट्रिंग की है ये स्ट्रिंग का मतलब बच्चे क्या है, बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ द कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर है। कैरेक्टर के अंदर आप वर्ड बाय वर्ड लेंगे, जबकि स्ट्रिंग के अंदर पूरा सेंटेंस लेंगे। स्ट्रिंग के अंदर क्या लेंगे आप बेटा, पूरा का पूरा सेंटेंस लेंगे। डायरेक्टिव्स, जो नेक्स्ट सिंबॉलिक कांस्टेंट की जो एग्जांपल है वो है आपके पास डिफाइंड डायरेक्टिव। आपने कांस्टेंट क्वालिफायर देख लिया, कांस्टेंट क्वालिफायर के अंदर मैंने कांस्टेंट इंटीजर ए
असाइन द वैल्यू 10 आपको बता दिया। और आप जब भी लिखेंगे इसको ऐसे ही लिखेंगे, और ये जरूरी नहीं है कि आप इसको ये प्रोग्राम में आप जहां पर डाटा को डिक्लेयर करवाएंगे जैसे इंटीजर या फ्लोट, ये इसके नीचे भी लिख सकते हैं आप प्रोग्राम में, जहां भी यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ये डिक्लेरेशन ऑफ द कांस्टेंट क्वालिफायर। आप उसके बाद है डिफाइंड डायरेक्टिव्स। डिफाइंड डायरेक्टिव भी सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कांस्टेंट क्वालिफायर में और डिफाइंड डायरेक्टिव्स के अंदर, कि इसके अंदर कांस्टेंट क्वालिफायर में आपको डाटा टाइप बतानी पड़ती है, जबकि डिफाइंड डायरेक्टिव्स के अंदर आपको डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आप उसको वैल्यू लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली अज्यूम करके वो डाटा टाइप खुद से ले लेगा। लेकिन डिफाइंड क्वालिफायर कांस्टेंट के अंदर आपको उसकी टाइप बताना जरूरी है। तो डिफाइंड डायरेक्टिव्स आपके पास सिंपल डिफाइन होगा, आइडेंटिफायर होगा और उसकी वैल्यू होगी। तो डिफाइंड डायरेक्टिव्स को हम किस तरह लिखेंगे, अगर आपको याद हो तो बच्चे हम ये लिखते होते हैं, मैं प्रोग्राम में भी दिखाऊंगा आपको। इंक्लूड iostream.h #, include conio.h, यहीं पे डिफाइन करते हैं इसको अपर में। डिफाइन, इंग्लिश का वर्ड डिफाइन, स्पेस वेरिएबल का नाम। आप चाहते हैं सर हमने पाई लेना, PI पाई, कोई एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं, सिर्फ वैल्यू देना 3.14, कोई एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं। तो दिस इज द वे हाउ टू डिफाइन द डिफाइंड डायरेक्टिव्स इन अ C++ लैंग्वेज। तो आप क्या लिखेंगे, हेडर के बिल्कुल नीचे लिख देंगे। अब जहां जहां ये पाई का वर्ड आप यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू जो कि फ्लोट टाइप की उठाएगा और उठाने के बाद उसको यूटिलाइज कर लेगा। तो ये कोई बड़ी डील नहीं है हमारे लिए। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या था कि यहाँ पर आपने डाटा टाइप को डिक्लेयर करवाया, ये डाटा टाइप डिक्लेयर हुई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपने वेरिएबल यानी कि आइडेंटिफायर को लिखा और उसके बाद उसकी वैल्यू डाल दी, तो हमारा काम चल गया। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमने सिंबॉलिक कांस्टेंट भी पढ़ लिया, जिसमें कांस्टेंट क्वालिफायर था, डिफाइंड डायरेक्टिव्स थी। इनको हम वन बाय वन अपने फ्यूचर के प्रोग्रामिंग के अंदर जहां हमें जरूरत पड़ेगी इसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो आज का लेक्चर यहां तक हुआ। एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और पाई आर है आपके पास, ये एरिया सर्कल का एरिया है। तो इसके अंदर जैसे कि आपको बताया गया है कि लास्ट टाइम बच्चों ने पूछा सर इसमें क्या होता है, ये न्यू है, न्यू पेज के लिए जिस तरह आप वर्ड में करते हैं, इसमें ओपन जो ऑलरेडी फाइल सेव है उसको ओपन कर सकते हैं। ये सेव एज का ऑप्शन है, जो फाइल आपने सेव की हुई है, ये जो फाइल सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ये फाइल सेव की है program.cpp के नाम से, और इसके अंदर ये मज़ीद ऑप्शन है ना सेव एज, और जो आप लिखते जाएंगे वर्डिंग जो ऐड करेंगे, एडिटिंग करेंगे आप, उसके अंदर क्या है कि सिंपली आप F2 भी दबाते जाएंगे तो वो सेव होती जाएगी। उसके बाद एडिट है, जो कि आपके पास पहले ऑप्शन होते हैं आपकी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, अनडू, रीड डू, कट, कॉपी पेस्ट, क्लियर एटसेट्रा, ये वो हैं। और कोई चीज़ आपने सर्च करवानी है तो फाइंड एंड रिप्लेस, सर्च अगेन, जिस तरह आप जिसमें कंट्रोल क्या कहते हैं इसको, कंट्रोल F यूज़ करते हैं वर्ड के अंदर, तो वो आपको फाइंड एंड रिप्लेस करवाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा रन है, रन के अंदर सिंपल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है, रन प्रोग्राम। ठीक है, तो रन कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट की है। आप इसको जब रन करेंगे, रन का मतलब ये है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना, एग्जीक्यूट के बाद उसकी आपके पास आउटपुट आना। तो रन से पहले आपको ये स्टेप करना जरूरी होता है, कंपाइलेशन। कंपाइल Alt F9 से करेंगे, मैं आपको स्टेप करके दिखाऊंगा, तो ये सारे काम करेगा, मेक भी करेगा, लिंक भी करेगा, बिल्ड ऑल भी करेगा। तो इसका काम क्या है कि शुरू में आपको ये वार्निंग और एरर खुद से बता देगा कि कितनी वार्निंग है, कितनी एरर है। उसके बाद बेटा डीबग है, डीबग के अंदर आप इसकी अगर सेटिंग करेंगे तो ये डीबग के अंदर आपको खुद बताएगा एरर कहाँ पर है। बाकायदा आप इंस्पेक्ट के साथ करेंगे, एवेल्यूएट भी कर सकते हैं, यानी कि उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। वॉचेस का मतलब आप एक स्पेसिफिक इंडिकेशन लगा देंगे, उसको वॉच आउट करेगा कि भी कहाँ पर एरर है, उसको चलता जाएगा। एंड टॉगल एंड ब्रेक पॉइंट, कुछ बहुत सा बड़ा प्रोग्राम है आपके पास, थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स का, तो कुछ स्पेसिफिक आप एरियाज पे ब्रेक पॉइंट लगा देंगे जो आपको इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर आपकी ब्रेक है, इससे आगे आपका ये स्टेप शुरू होगा। जैसे कि अगर कोई बैंकिंग सिस्टम है तो बैंकिंग सिस्टम स्टेप वाइज आप करेंगे कि जो फोर ग्रेड के जो एम्प्लॉय हैं उनका अलग आप एक ब्रेक पॉइंट लगा लेंगे उनके लिए। उसके बाद जो ऑपरेशन मैनेजर होगा उसकी इन्फॉर्मेशन का अलग होगा, जो मैनेजर होगा उसकी इन्फॉर्मेशन का अलग होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी, ये इस तरह से है। उसके बाद प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं ओपन, जो ऑलरेडी जैसे कि ये भी एक प्रोजेक्ट है, जो सेव प्रोजेक्ट है उसको आप ओपन कर सकते हैं, और डिफरेंट इसकी ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन इसकी
ऑप्शन ये क्या है, एप्लीकेशन, कंपाइलर, ट्रांसफर्स, लिंकर, ये हम बाद में देख लेंगे। बेसिकली जो हमारी जो इंपॉर्टेंट है, फाइल है, एडिट है, रन और कंपाइल और डीबग, इसको हम मोस्टली यूटिलाइज करेंगे अपनी सी लैंग्वेज के अंदर। अब बेटा मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा आप लोगों के लिए, वो प्रोग्राम क्या है वो हम देख लेते हैं उस प्रोग्राम को। ये सिंपल एक प्रोग्राम था जो कि एरिया ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ें इसके अंदर ये हैं, आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स थी। उसके बाद आपके पास आपने ये एक कांस्टेंट क्वालिफायर डिफाइन किया हुआ है जो कि डिफाइन डायरेक्टिव के नाम से, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है। तो डिफाइन देखें, हैश साइन डिफाइन के बाद पाई 3.14 उसकी वैल्यू दे दी। इसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है इसको डाटा टाइप बताने की, ऑटोमेटिकली डाटा टाइप को पिक करेगा। उसके बाद ये जो वाइड मेन लिखा हुआ है ये मेन फंक्शन है, ये स्टार्टिंग करली ब्रेक और ये एंडिंग करली ब्रेक, जो इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है सारा का सारा बॉडी ऑफ द यूर प्रोग्राम। अगर आप इसको देख सकें तो बेटा कुछ आपको कलर डिफरेंट, आप इसको देखते हैं तो इसका कलर डिफरेंट है, ये वाइट कलर है, ये पैरेट ग्रीन कलर हो गया आपके पास, और आपके पास जो ब्रेसेस है इनका कलर येलो टाइप है, और जो कोटेशन के अंदर आपने लिखा हुआ है उसका कलर डिफरेंट हो गया। तो इसका कोई ना कोई मीनिंग है, ये ऐसे नहीं हुआ। तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि जो ये कलर इस किस्म का कलर हो जाएगा तो ये क्या है, आपके पास रिजर्व डायरेक्टिव्स हैं, जो डायरेक्टिव्स हैं उनका कलर है आपके पास। अब ये वॉइड और ये फ्लोट ये क्या है, की वर्ड है, इनका कलर डिफरेंट हो गया। इस तरह मेन भी की वर्ड है। हमने ये डिस्कस किया कि हमारी लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव है। तो क्या करती है केस सेंसिटिव का लैंग्वेज का पर्पस क्या है आपके पास, बेसिकली कि आप इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। आप देखते जाएं, मैंने कहीं पर भी बिगर लेटर यूज़ नहीं किया एक्सेप्ट कि जो यूज़र के लिए हैं, जो ये यूज़र के लिए हमने यूज़ किया उसमें बेशक आप कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, उसको ये एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन जो आप जिसको कंपाइलर जानता है, जो रिजर्व वर्ड है, उसको ये नहीं करेगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, आपके पास डिफाइन डायरेक्टिव्स की, डायरेक्टिव को डिफाइन किया। एक डिफाइन आपके पास प्री प्रोसेस डायरेक्टिव थी, फिर उसके बाद डिफाइन डायरेक्टिव को कांस्टेंट को डिफाइन कर लिया, मेन फंक्शन, फिर करली ब्रेस और ये क्लियर द स्क्रीन। अब मैं पर्पस बताऊंगा आपके पास। क्लियर द स्क्रीन का मतलब क्या है कि आपने एक आउटपुट एंटर करवाई, अभी हम आउटपुट देखेंगे उसकी। जैसे कि आप Alt F9 किया आपने, देखे मैं Alt F9 करने लगा हूँ आप लोगों के लिए। तो देखें आप यहाँ पर ना वार्निंग है हमारे पास, ना कोई एरर है, तो इसका मतलब है प्रोग्राम आपका लिंकिंग और कंपाइल हो गया। एंटर मारें, अब हम करते हैं कंट्रोल F9, तो प्रोग्राम आपका क्या हो गया, रन हो गया। आपसे वैल्यू मांग रहा है, एंटर दी वैल्यू, आपने 4 दी तो उसने क्या किया, ये कैलकुलेट करके दे दिया एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, दोबारा एंटर मारेंगे तो आप उस यूजर इंटरफेस पे चले जाएंगे जो कि ID है, वहां पर आप वापस चले गए हैं। तो अब देखें बच्चे, हर एक चीज का पर्पज है। ये डाटा डिक्लेरेशन है आपके पास, फ्लोट, आर, एरिया, दो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक आर के नाम से, एक एरिया के नाम से। अब मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि आप दो किस्म से डाटा को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन एक यूजर से मांगेगा, यहाँ हमने डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन नहीं करवाई। तो यहाँ हम आर की वैल्यू यूजर से मांग रहे हैं। तो सी आउट एक आपके पास आउटपुट स्टेटमेंट है जो आपके पास आउटपुट स्क्रीन पे जाकर आपसे वैल्यू मांगेगा। जैसे कि अभी देखें, मैं दोबारा इसको कंट्रोल F9 करके इसको कंपाइल करूंगा, देखें ये आपसे वैल्यू मांग रहा है, एंटर द रेडियस। ठीक है, तो आपने इसको अगर 9 दिया तो ये 9 वैल्यू आपने दी तो इसको ये खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा और आपको आंसर दे देगा। तो ये क्या था, सी आउट आपसे एंटर दी रेडियस वैल्यू मांगेगा, सी इन उस वैल्यू को एंटर करवाएगा जो आपने एंटर की है अभी 9 वैल्यू। तो उसके बाद क्या करेगा, 2 फार्मूले का, पाई की वैल्यू ऊपर से लेगा 3.14 और आर की वैल्यू जो आपने एंटर की है उससे मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये फिर दोबारा आपके पास एक क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट आपने डबल कोटेशन में रखा हुआ है। और एरिया क्या है, ये आपके पास एरिया की इस जगह पर वो ये जो एरिया ये वैल्यू को यहाँ पर देगा और यहाँ पर जाकर आप वैल्यू को उसको शो करवा सकते हैं जो कि आपके आंसर की फॉर्म में आ रही है। और ये गेट सी एच का मतलब है गेट द करेक्टर। ये गेट सी एच आपके पास ये कोनियो डॉट एच और इस गेट सी एच का रिलेशन है। सपोज टू भी अभी देखें अगर मैं इस गेट सी एच को रिमूव करने लगा हूँ आप लोगों के लिए, फिर देखें एरर क्या आएगा। तो गेट सी एच आपने रिमूव किया, Alt F9 करेंगे आप इसको, Alt F9 करेंगे तो ये हो तो गया आपके पास। देखिए कंपाइलिंग में एरर नहीं है, लेकिन क्या आपको आउटपुट नहीं दिखाएगा। कंट्रोल F9 करेंगे तो आउटपुट नहीं दिखाएगा आपको। ये एक मिनट, ये देख रहे हैं आउटपुट नहीं दिखा रहा है। ये वैल्यू तो मांग रहा है, प्रोग्राम आपका यहां तक चल रहा है, एंटर तक, क्योंकि ये तो कंप्यूटर चल रहा है, लेकिन क्या आउटपुट आपको शो नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अगर गेट सी एच जब आप देखेंगे आपकी आउटपुट स्क्रीन पर नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपने गेट सी एच नहीं डाला, और गेट सी एच नहीं डालेंगे तो क्या होगा, आउटपुट आपको शो ऑफ नहीं करवाएगा। इसी तरह बेटा आप दोबारा अगर चेक करें तो अगर मैं ये क्लियर द स्क्रीन को रिमूव कर दूं तो आप देखें इसका इफेक्ट क्या होगा। डायरेक्ट मैं कंट्रोल F9 करने लगा हूं, ये देखें
दोबारा ये रेडियस आपका लिखा हुआ आ गया, देखें एंटर द रेडियस आ गया, फिर दोबारा एंटर द रेडियस आ गया। उसने इसको रेज आउट नहीं किया, रिमूव आउट नहीं किया। तो अगर आप दोबारा यहां पर इसको एंटर करेंगे, इसका इफेक्ट ये होगा, तो उसको रेज नहीं करता। हम CLR हम दोबारा लिख देंगे ताकि हमारी जो पीछे वाली आउटपुट हो उसको वो रिमूव आउट करे। जैसे कि अभी मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ तो देखेंगे आप पीछे वाली सारी रिमूव आउट हो गई। तो ये क्लियर द स्क्रीन का फंक्शन था, आपने 8 दिया, इसने कैलकुलेट कर दिया। फिर दोबारा आप एंटर करेंगे, फिर कंट्रोल F9 करेंगे, अब पीछे वाली को वो नहीं दिखाएगा। तो क्लियर द स्क्रीन का पर्पज़ भी आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया। ठीक है जी। अब हम देखते हैं बच्चे कि ये जो आप देखते हैं बार बार मैं एंड ऑफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, ये एंड ऑफ स्टेटमेंट एक भी रिमूव करेंगे तो आपको ये एरर देना शुरू कर देगा। इसको मैंने रिमूव किया, तो अब मैं Alt F9 करूँगा तो आप देखेंगे कोई ना कोई एरर आना शुरू हो जाएगी। देखें 3 एरर्स आ गई। आप एंटर करेंगे तो वो क्या कहता है, एरर प्रोग्राम सी स्टेटमेंट मिसिंग, ये स्टेटमेंट। फिर उसके बाद कहता है अनडिफाइंड सिंबल आ रहा है, अनडिफाइंड सिंबल एरिया है। तो ये आप कितनी किस्म की उसने इसको एरर देना शुरू कर दी है। ठीक है।